21 सितंबर 1996 की एक सुबह 15 साल की डैनी होवचिन घर वालों से एक छोटे से झगड़े के बाद कैमरन ब्रिज फिशिंग एक्सेस पहुंच जाती है। उसके लिए वह कोई नई जगह नहीं थी, वो वहां अक्सर जाया करती थी। काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद जब वह घर वापस नहीं लौटती तो उसकी माँ चेरिल और उसकी एक दोस्त उसे ढूंढने लगते हैं। कैमरन ब्रिज पर पहुंचकर जब वो देखते हैं तो वहां उसका ट्रक खुला हुआ खड़ा था और पास में ही पानी की बोतल और चाबियां थी। यह बहुत अजीब बात थी क्योंकि वो अपनी चाबियां कभी ऐसे नहीं छोड़ती थी। 2 घंटे तक ढूंढने की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार वो पुलिस को बुलाते हैं। अंधेरा होने के बाद तक खोज जारी रही, लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने के कारण सर्च को सुबह तक के लिए रोक दिया गया। लेकिन वहीं पास में ही रहने वाले 2 भाई वो अभी भी नहीं रुकते और उसे खोजना जारी रखते हैं। क्योंकि वो वहीं आसपास के रहने वाले थे तो वो आसपास की जगह से भली भांति परिचित थे। लगभग 45 मिनट तक खोजने के बाद उन्होंने एक दिल दहलाने वाली खोज की। दोनों में से एक भाई को उथले पानी में कोई चीज़ उठी हुई दिखती है। जब वो दोनों भाई पास जाकर देखते हैं, वहाँ डैनी का शरीर था जो अब इस दुनिया में नहीं थी। देखने से पता चल रहा था कि उसे कहीं से घसीट कर यहाँ लाया गया है। बाद में जांच करने पर यह पता चला कि उसके साथ हुआ है। इसके अलावा डैनी के पेट और श्वास नालियों में कीचड़ भरा हुआ पाया गया। यह इस बात की डरावनी तस्वीर को पेश करता है कि मौत के पहले उसने क्या क्या झेला होगा। लेकिन फिर आता है ऐसा फैसला जो आगे चलकर इस केस में बड़ी परेशानियां बनाता है। स्टेट के मेडिकल एग्जामिनर गैरी डेल शुरुआत में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि डैनी की मौत डूबने से हुई है। मौत की वजह अनडिटरमाइंड लिस्ट किया जाता है, यानी ना हत्या, ना दुर्घटना, ना आत्महत्या। यह फैसला लोगों को हैरान करने वाला था। कई जांचकर्ताओं का मानना था कि इस केस को शुरू से हत्या मानकर ही जांच करनी चाहिए थी। डैनी की बहन खुले तौर पर इस बात का विरोध करती है और कहती है शुरू से ही इसकी जांच अच्छे से नहीं की गई। परिवार टूट चुका था और साथ ही उनका भरोसा भी। डैनी की बहन और परिवार लगातार यह कहते रहे कि यह कोई हादसा नहीं है। वो मानते थे कि डैनी को इंसाफ नहीं मिला। करीब 2006 के आसपास जब सिंडी बुटेक डिटेक्टिव यूनिट में शामिल हुई तो उन्होंने इस केस को एक बार फिर से गहराई से देखने की कोशिश की। जब सबूतों की दोबारा जांच की गई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि डैनी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। जांचकर्ताओं ने यह भी नोटिस किया कि डैनी के कपड़ों की स्थिति अजीब थी। कई सालों तक यह सब फाइलों में दबा रहा, लेकिन फिर 27 साल बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। 2024 में लगभग 3 दशक की नाकामी, निराशा और अधूरी जांच के बाद टेक्नोलॉजी ने वो कर दिखाया जो पहले मुमकिन नहीं था। अपराध के दौरान डैनी के शरीर पर 4 बाल मिले थे। उन्हें 28 साल तक सावधानी से एविडेंस के रूप में सुरक्षित रखा गया था। इन बालों को और सबूतों को फॉरेंसिक लैब में भेजने के बाद डीएनए का एक डिटेल प्रोफाइल तैयार कर लिया गया। यह प्रोफाइल FBI के डाटाबेस में डाला गया, लेकिन शुरुआत में कोई मैच नहीं मिला। जांचकर्ता उदास नहीं हुए, उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। डीएनए प्रोफाइल को पैराबोन नैनोलैब वर्जीनिया भेजा गया और यहीं पर वो नाम सामने आया जिसने इस केस को अंत के करीब ला दिया। 55 साल का पॉल हटचिंसन, जो मोंटाना में रहने वाला था। 23 जुलाई 2024 को जांचकर्ताओं ने पॉल से उसके ही घर पर करीब 2 घंटे की पूछताछ की। इंटरव्यू के दौरान उसका व्यवहार बहुत अजीब था। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, चेहरा खुजला रहा था और यहाँ तक कि अपना हाथ चबाता हुआ दिखा। लेकिन इससे भी अहम पल तब आया जब उसे डैनी की तस्वीर दिखाई गई। उसका चेहरा असहज था। वैसे तो ये कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी इससे बहुत कुछ पता चल रहा था। 24 जुलाई 2024 की सुबह इंटरव्यू के लगभग 10 घंटे के बाद पॉल ने अधिकारियों को एक कॉल किया और उसने कहा, मुझे मदद चाहिए। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पॉल सड़क किनारे मिला। वह खुद को ख़त्म कर चुका था। कुछ समय बाद शेरिफ डैन स्ट्रेंगर ने यह पुष्टि की कि यह डीएनए एविडेंस पॉल से पूरी तरह मैच करता है। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। उन्होंने डैनी के कातिल की पहचान कर ली थी। 3 दशक बाद एक नाम मिला, एक सच्चाई सामने आई। हालांकि कोर्ट में न्याय नहीं हो पाया, लेकिन परिवार को आखिरकार सच तो मिला।